इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम रोग और रोग निदान वाले भाग में जानेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है ना, क्यों होता है और हमारे शरीर के किन किन ऑर्गन को वो प्रभावित करता है और कैसे हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों के माध्यम से इसको आराम दे सकते हैं, है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने अर्थराइटिस के बारे में और अर्थराइटिस के प्रकार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो एक कॉमन इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का प्रकार है ना। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यह जो है आपका इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का एक प्रकार है और यह ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है ना, ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के कारण होता है। तो फिर ऑटो इम्यून डिजॉर्डर क्या है? ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के बारे में हम जानते हैं, इम्यून सिस्टम के बारे में जानेंगे तो फिर ऑटो इम्यून डिजॉर्डर क्या होता है ये समझ में आ जाएगी, है ना। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर क्या होता है? देखिए, हमारा शरीर जो है बाहरी बैक्टीरिया और वायरस को मारने की क्षमता रखती है और इसके लिए हमारे शरीर में एक प्रणाली होती है जिसको हम इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। ये इसका काम है कि बाहरी जितने हानिप्रद बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये उनको पहचान करके मार देता है, उसको नष्ट कर देता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इनका एक आपको अपना मैकेनिज्म होता है पहचान करने का। जब उस मैकेनिज्म में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो यह बाहरी बैक्टीरिया वायरस को नहीं पहचान पाते हैं और अपने ही शरीर के जोड़ों के सेल टिश्यू को, स्वस्थ सेल टिश्यू को नष्ट करने लगते हैं और हम उसके आपको गिरफ्त में आ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर यही है। इसके माध्यम से इनका मैकेनिज्म जब खराब हो जाता है तो बाहरी बैक्टीरिया वायरस को नहीं किल कर पाते हैं, वो अपने ही स्वस्थ सेल को बाहरी बैक्टीरिया आपको वायरस को समझकर उसको ही किल मारने लगते हैं, नष्ट करने लगते हैं। यही होता है आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, है ना। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी आपको यह ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। इसमें आपके छोटे छोटे जोड़ जैसे हाथों के अंगुलियों, रिस्ट यानी ये कार्पल, मेटाकार्पल या आपको फिंगर के जोड़ हैं उसको प्रभावित करते हैं, है ना। और ये आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम जानते हैं कि हमारे जोड़ में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है ना। देखिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ हम पहले बताए थे कि हर जोड़ में साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है। तो जब ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होता है तो ये आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन के जो सेल टिश्यू हैं उसको आपको नष्ट करने लगते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इसी को नष्ट करने लगता है ना। ये साइनोवियल आपको मेम्ब्रेन है उनके सेल टिश्यू को नष्ट करेगा, जिसके कारण साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक केमिकल का स्राव होता है ना। केमिकल का स्राव होता है जिसको क्या कहते हैं? केमिकल का स्राव होता है जिसको साइटोलिन कहते हैं, है ना। साइटोलिन, है ना। साइटोसिन जो है आपको ये क्या करता है, इनके आपको सेल टिश्यू को नष्ट करने लगता है और नष्ट करके वहाँ के कार्टिलेज को ख़राब करता है, वहाँ के आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन को नष्ट करता है और उसमें सूजन और दर्द होने लगते हैं। देखिए
जब ये छोटे जोड़ यहाँ बनाए हैं, देखिए हैंड का, रिस्ट का आपको ये कार्पल बोन है और ये मेटाकार्पल बोन है ना, ये मेटाकार्पल बोन है ना, और ये फिंगर है। तो देखिए अगर ये स्वस्थ फिंगर है ना, जब आपको साइनोवियल मेम्ब्रेन नष्ट होने लगता है, वहाँ कार्टिलेज नष्ट होने लगते हैं है ना, तो यहाँ के कार्टिलेज के नष्ट होने के चलते देखिए ये अंगूठे यानी टो का आपको ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट है। तो ये जो है यहाँ के जब सेल टिश्यू कार्टिलेज जब डैमेज होने लगेंगे तो ये आपको ज्वाइंट का आकार बिगड़ जाता है, अंगुलियाँ हमारी टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं और टेढ़ी मेढ़ी होकर फिर हम इसमें सूजन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं आपको रेमोटॉयड आर्थराइटिस है ना। देखिए मेन चीज़ है आपको कार्टिलेज नष्ट होने का कारण है, इसमें जो आपको केमिकल आपको स्राव होता है, इसको साइटोसिन कहते हैं, और वहीं आपको कार्टिलेज को बर्बाद करता है। और वो कार्टिलेज जब बर्बाद होगा तो दोनों हड्डियों के बीच में गैप जो है ख़त्म हो जाएगी, दोनों हड्डियां टकराने लगेंगी और हड्डियां टेढ़ी होने लगेंगी और टेढ़ी होकर आपको रेमोटॉयड आर्थराइटिस का लक्षण आपको दिखाई पड़ने लगता है। कारण देखिए किस कारण से होता है, यह सबसे पहले है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के चलते होता है, और दूसरा नंबर आपको जेनेटिक्स है ना। अगर हमारे परिवार में किसी को नाना नानी मामा मामी या माता पिता को जेनेटिक्स के आया है ना आपको, तो फिर उस पेशेंट को आपको या रेमोटॉयड आर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ आपको हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स का असंतुलन होना, जैसे महिलाओं में हार्मोन्स जब असंतुलित हो जाते हैं है ना, तो महिलाएं इसके ज़्यादा गिरफ्त में आती हैं आपको रेमोटॉयड आर्थराइटिस में। और इसके बाद में आपको एक और आपको कारण बनता है आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी रेमोटॉयड आर्थराइटिस हो जाता है, या किसी किसी को उम्र में आपको बढ़ने के चलते कार्टिलेज और आपका लिगामेंट और टेंडन में डिफेक्टिव हो जाने के चलते भी आर्थराइटिस हो सकता है ना। और ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक होता है। इसके अलावा मोटापा, अधिक वजन भी इसका कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल आपको चेंजिंग के चलते, जैसे आपका खान पान चेंज हो जाता है, आप आर्टिफिशियल डाइट पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं है ना, तो भी ये आपको रेमोटॉयड आर्थराइटिस अपने गिरफ्त में लगता है। विषाक्त पदार्थ, धूम्रपान है ना, शराब आदि का सेवन आप करते हैं तो भी आप रेमोटॉयड आर्थराइटिस के गिरफ्त में आ सकते हैं है ना। इसके अलावा आपको ये इसके सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं लक्षण, दोनों हाथों और पैरों के अंगुलियों के जोड़ों, अंगूठे, अंगुली, टार्सल, मेटाटार्सल बोन, रिस्ट के बोन ज़्यादा इफेक्ट में आते हैं। कभी कभी बड़े जोड़ को भी ये अपने प्रभावित करता है ना, और छोटे जोड़ों के अलावा मैंने कभी कभी ये बड़े जोड़ों को भी प्रभावित करता है। और यह जो है आपको इसमें सूजन हो जाएगा, दर्द हो जाएगा, स्टिफनेस यानी अकड़न हो जाएगी, सुबह उठने पर आपकी हाथें नहीं खुल पाएंगी है ना, आप हाथों को पैरों को नहीं चला पाते हैं है ना। ये सब आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो है आपको थकान है ना, बुखार होना, और कभी कभी ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, भूख कम लगने लगता है, ये सिम्टम आपको देखने को मिलता है। सिम्टम देखिए, सिम्टम में सबसे पहले एक बार इसको रिवाइज करते हैं, आर्थराइटिस, रेमोटॉयड आर्थराइटिस को कैसे पहचान करेंगे। ये देखिए हमारे शरीर के छोटे जोड़, जैसे हमारे रिस्ट के आपको कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, और फिर टार्सल बोन पैर के, और छोटी छोटी अंगुलियों के जोड़ जिस पर साइनोवियल ज्वाइंट रहता है उसको गिरफ्त में लेता है। सुबह उठते उठते है ना, जब बिछावन छोड़ते हैं सुबह, तो फिर सुबह आपके हाथें आपको मुट्ठी नहीं बांधती है, हाथों मुट्ठी को नहीं खोल सकते हैं आप है ना। इसमें सूजन हो जाएगा, लालीपन दिखाई देगी, टच करी गया तो उसको आपको गर्माहट महसूस होगी है ना। ये सब सिम्टम आपको देखने को मिलता है। दर्द काफ़ी होगा है ना, इसके चलते बुखार भी लग सकती है, और थकान, हरासमेंट
महसूस आप करते हैं, है ना। ये सब आपको सिम्टम रेमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के माध्यम से इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैटी साहब ने आपको एक्सटर्नल औषधियों का बहुत अच्छा प्रभाव देखा था और एक्सटर्नल औषधियों को ही आपको बाह्य रूप से लगाकर बहुत सारे आपको डिजीज को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश किया, है। तो उसमें आप एक्सटर्नल में सबसे पहले आप नंबर 5, है ना, 5 नंबर 6 नंबर, है ना, सबसे पहले आप पॉइंट नर्व पॉइंट आपको 5, 6, 7 और आपको 21, है ना, 5, 6, 7 और आपको 27, 21 नहीं 27, 27, ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, हार्ट रीजन, है ना। इन सभी पर आप आरी और वाई को अल्टरनेट करके आप नर्व पॉइंट को टच करेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, साथ साथ में हार्ट की क्रिया आपको स्ट्रॉन्ग होगी, है ना। तो फिर आपके और सिस्टम भी चेंज होने लगेंगे और आपको अर्थराइटिस में लाभ मिल जाएगा। उसके अलावा आपको इस पर आरी और वाई, है ना, आरी और वाई या डब्ल्यू, है ना, इसको आप एक्सटर्नल आप नर्व पॉइंट पर आप लगा सकते हैं और लगाकर इसका लाभ उठाते हैं। दूसरे नंबर में आप वात, है ना, स्नान कराइए थोड़ा सा गुनगुना पानी में। आप S1, C5 और L1, है ना, हॉट बाथ सप्ताह में 2 बार मरीज को आप S1 + C5 + L1, है ना, S1, C5 और L1 का 25-25 गोली आप 20 लीटर पानी में डाल दीजिए D4 से, है ना, और उसको सप्ताह में 2 बार स्नान करने के लिए बोलिए, है ना, इसका D4 से, है ना, D4 से 50 कम से कम 50, 25 नहीं 50 गोली, है ना, आप वाटर में थोड़ा सा सुसुम गुनगुना पानी में डाल दीजिए, है ना, और फिर उस पानी से आपको मरीज को आपको स्नान करने को बोलिए। इसके अलावा आपको जिस जोड़ पर आपका जिस जोड़ पर स्वेलिंग है, सूजन है, दर्द है, वहाँ पर आप एक्सटर्नल के रूप में नल में आप देखिएगा S5 + C5 + A2 + L1 + G, है ना, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को आप D4 से, है ना, D4 से आप ऑइंटमेंट बनाइए, है ना, मलहम बनाइए और उस इफेक्टेड पार्ट्स पर, प्रभावित आपके जोड़ों पर उसको मालिश कीजिए, है ना, या हॉट कंप्रेस लगाइए, है ना। आप उधर इंजेक्शन नंबर 13 या 9 नंबर, है ना, इंजेक्शन नंबर 13 या 9 नंबर या 29 नंबर, है ना, इन इंजेक्शनों में से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना, IV या IM या सबक्यूटेनियस लगा सकते हैं। इसके बाद खाने के लिए दवा जो है आप मिक्सचर देंगे, है ना, तो मिक्सचर कहाँ से देंगे, आप मिक्सचर यहाँ देख रहे हैं, मिक्सचर पीने के लिए दीजिए कौन आपका C1 या C4 या C5 में से कोई आप ले सकते हैं, है ना। और उसके बाद में आप A3 + F1 और F1 + L1, है ना, इन औषधियों को आप 5th डाइल्यूशन में, है ना, WE के साथ में, WE को भी 5th डाइल्यूशन में आप मिक्सचर बनाइए, है ना, और उसमें से आप 20-20 ड्रॉप्स, आप 20-20 ड्रॉप्स जो है आप सुबह शाम 2 बार ही दीजिए, है ना, 2 बार पिलाइए।
ये आपका, इसके अलावा आप अब आपको ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस में आप पेशेंट को स्वस्थ खाना, स्वच्छ खाना, समय से हल्का खाना दीजिए और फिर एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है ना, हल्का एक्सरसाइज करने को बोलिए, है ना, और स्वच्छ हवा में रखिए, आपका रेमेटॉइड अर्थराइटिस आपको कंट्रोल होगा। अगले वीडियो में फिर हम आपको इन्फ्लेमेटरी, आपको अर्थराइटिस का एक भाग एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम गाउट के बारे में अध्ययन करेंगे। अब गाउट को और एंक्लोजिंग आपको स्पॉन्डिलाइटिस को कैसे ठीक करेंगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे।